अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक ठाक और आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक ने आपको बखैर और आफ़ियत रखा होगा। अच्छा, आज हम जिस चीज़ पर बात करने लगे हैं वो है एक बड़ा इशू है लोगों का कि लोगों को प्रेजेंटेशंस देनी नहीं आती। और प्रेजेंटेशंस अगर बीएस क्लास बीएस वगैरह के बारे में सोचें, आप क्लास प्रेजेंटेशन के बारे में सोचें आप, तो आपको बड़ा प्रॉब्लम होता है कि यार प्रेजेंटेशन देनी कैसे। अच्छा, बेसिक्स ऑफ प्रेजेंटेशन भी मैं आपको बता दूंगी और प्रेजेंटेशन तैयार कैसे करनी है, अपने प्रेजेंटेशन को इफ़ेक्टिव कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी, डिटेल में बता दूंगी। लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ कि हमने अपना एमफिल का जो थीसिस है उसका जो हमने देना है, डिफेंस देना है, वो कैसे देना है। क्योंकि एमफ़िल का जो थीसिस है वही हमारे एमफ़िल का पूरा निचोड़ होता है। एमफ़िल का जो थीसिस होता है वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वही है हमारा पूरा, मतलब समझ लें कि शुरू में तो आप दुम निकाल रहे होते हैं हाथी की, और आखिर में आपने आके पूरा हाथी निकालना होता है। एमफ़िल किसी हाथी से कम नहीं होता। ये मतलब ऐसा मत समझे कि मैं आपको डरा रही हूँ। अलबत्ता ये है कि आपके पास बड़ा टाइम होता है। एमफ़िल का थीसिस करने के लिए भी आपके पास ऑलमोस्ट 2 इयर्स होते हैं। एचईसी ने रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है। अच्छा, मेरे पास इस वक़्त है मेरा अपना एमफ़िल का थीसिस, जो मेरे लैपटॉप में सामने पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी आप लोगों को इसी में ही थोड़ा-सा गाइड कर दिया जाए कि किस तरीके से एमफ़िल के थीसिस को आप तैयार करोगे और दे सकोगे। अच्छा, मेरा एमफ़िल का जो थीसिस था वो पाकिस्तान पर ही मैंने काम किया था और एक हाउस होल्ड बेस्ड एनालिसिस किया था, और ये मैंने किया था वुमेन हैप्पीनेस पर। ठीक है? वुमेन हैप्पीनेस के ऊपर पाकिस्तान में पहले कभी काम नहीं हुआ। यस, मैं जब काम कर रही थी तो उस वक़्त मुझे एक 2014 का एक पेपर मिला था, जो कि हमारी इसने जो अपना एक मोहतरम हैं, डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने किया हुआ है। नाम मुझे नहीं आ रहा इंस्टीट्यूट का, इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट है हमारा, इकनॉमिक्स का ही है। तो एक वहाँ से हुआ हुआ था वो पेपर, और एक जो है वो जबीन ने किया हुआ है 2016 में एक पेपर। बट ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी, मतलब ओवरऑल पाकिस्तान पे काम किया हुआ है कि हैप्पीनेस क्या है और हैप्पीनेस कैसे जो है वो इफ़ेक्ट कर रही है। बट मैंने जो काम किया है वो किया है वुमेन हैप्पीनेस पे एज़ हाउस होल्ड लेवल, लाइक एक एक घर की खातून के ऊपर ये काम किया गया है। इसमें मैंने डाटा लिया हुआ है हाउस होल्ड लेवल पर। ऑलमोस्ट 63,000 लोगों का इसमें डाटा मैंने यूज़ किया था, और इसमें मैंने स्पेशली मैंने पंजाब सेक्टर पे काम किया था, क्योंकि पंजाब सेक्टर पे काम करने के रीज़न्स भी हैं, और ये सारी रीज़न्स आपको अपने थीसिस में देनी भी होती हैं। आप अपने थीसिस में ये सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड करते हो कि आप अगर एक स्पेसिफ़िक रीजन पे काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, और उस रीजन पे काम करने का स्कोप क्या है, आपका मकसद क्या है, और आप उस रीजन को क्यों मतलब हाईलाइट करना चाह रहे हो। तो मैंने जो पंजाब के ऊपर काम किया वो इसी वजह से काम किया था कि पंजाब जो है वो मोस्टली पॉपुलेटेड एरिया है, और वहाँ की जो पॉपुलेशन है, और फिर ऊपर से हमारे जो पिछले कुछ ईयर्स हैं उसमें दिखाया जा रहा है कि पंजाब जो है वो बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। पंजाब जो है वो बहुत अच्छा, मतलब हर चीज़ में उसकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा कि यार मतलब इसी एरिया पे काम करना चाहिए, क्योंकि एक दूसरी बात सबसे बड़ी ये थी कि मतलब जो डाटा, जहाँ से जिस रिसोर्स से मैंने डाटा उठाया है उस रिसोर्स में वहाँ पर पंजाब का डाटा भी कंप्लीट था जब मैं काम कर रही थी। हाँ, उसके बाद सिंध का, बलूचिस्तान का, केपीके का, और गिलगित बल्तिस्तान का, और कश्मीर का भी डाटा वहाँ पर आ गया था। बट जिस टाइम पे मैंने काम स्टार्ट किया था तो उस टाइम पर सिर्फ पंजाब का अवेलेबल था, और एट दैट टाइम मुझे जो है वो अपना काम स्टार्ट करना था, तो मैंने सिर्फ पंजाब पर ही काम किया। और वैसे भी अगर मैं से पूरे पाकिस्तान पे काम करती तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो मतलब टॉपिक बन जाता। और यही मेरी लिमिटेशंस भी हैं, मेरी थीसिस की लिमिटेशंस यही थी कि मैंने सिर्फ पंजाब पे काम किया है। इफ़ एनीवन वांट्स टू कैरी इट आउट, ही कैन वर्क विद सिंध, बलूचिस्तान, केपीके, कश्मीर, और एनी अदर एरिया, स्पेसिफिकली एरिया, और होल पाकिस्तान ही कैन वर्क फर्दर। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपने थीसिस के ऊपर। अच्छा, सबसे पहली बात कि आपने ये प्रेजेंटेशन तो एक तरह से है, आपकी प्रेजेंटेशन है आपके थीसिस की, लेकिन यहाँ पर आपने ना अपनी जो क्लास प्रेजेंटेशन है उससे बहुत सारी चीज़ों को मुख्तलिफ करना है। यहाँ पर आपकी बहुत सारी चीज़ें अलग होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब आपका एमफिल का थीसिस का डिफेंस होता है
तो एचईसी की तरफ से भी आपके पास आते हैं इन्विजिलेटर्स होते हैं, एक्सटर्नल्स होते हैं जो एचईसी की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, वो आते हैं। फिर कुछ अगर एचईसी की तरफ से ना आ रहे हों तो फिर कुछ कुछ रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर्स हैं एचईसी की तरफ से, जो किसी यूनिवर्सिटी के एचओडीज़ होंगे या मतलब इस तरह से ही कोई फर्दर काम कर रहे होंगे, तो उन्हें भेजा जाता है हमारे डिफेंस के लिए। अच्छा, इसके साथ ही कुछ आपके एचओडीज़ आपके अपनी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनके एचओडीज़ होंगे, वो होंगे, साथ में आपके एचओडी होंगे, साथ में आपके कुछ क्लास फेलोज़ जिनके डिफेंस चल रहा होगा वो होंगे, या फिर आपको 1 टू 1 डिफेंस के लिए बुलाया जाता है। ये डिपेंड करता है उस वक़्त की सिचुएशन पर और यूनिवर्सिटीज़ के जो भी अपने सिनेरियोज़ हैं या जो यूनिवर्सिटी डिफ़र करती है, उस तरह से। अच्छा, हर यूनिवर्सिटी का हिसाब किताब दूसरा होता है कि वहाँ पर हम जो है वो राइटिंग स्टाइल डिफरेंट है, वहाँ पर जो हमें अलाइनमेंट्स दी जा रही हैं वो डिफरेंट होती हैं, वहाँ पर हमारा जो रेफरेंसेस का तरीका है वो अलग होता है, सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग तरीके से वो अपने आप को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर जो है मतलब मैं हमारी यूनिवर्सिटी का जो हिसाब किताब था वो ये था कि हमने एसपीएस जो यूज़ किया, रेफरेंसेस रेफरेंसेस का है वो एपीएस 5 यूज़ किया। फिर साथ ही हमने जो है अच्छा क्या नाम है, रेफरेंसेस जो है वो एक बहुत बड़ा इशू होते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, इवन पीएचडी डॉक्टर्स के लिए भी रेफरेंसेस बड़े इश्यूज़ होते हैं, लेकिन इसके लिए भी बड़ा ही ज़्यादा हमारे लिए एक मतलब सॉफ्ट कॉर्नर लिया है जनाब आला सॉफ्टवेयर बनाने वालों ने, और हमारी रेफरेंसेस के लिए बड़े अच्छे अच्छे मतलब मौजूद हैं इस वक्त रेफरेंसेस बनाने के लिए सॉफ्टवेयर्स। लाइक एक है एंड नोट, और फिर और भी हैं, लाइक आपने मतलब गूगल स्कॉलर्स पे जाके भी आप अपने पेपर्स को और उसको सेव कर सकते हो, जो भी है आपकी जो लाइब्रेरी है उसे मेंटेन कर सकते हो। हमने भी 3-4 तरीके के सॉफ्टवेयर्स देखने के बाद जो हमें फाइनलाइज़ हुआ था और हमें अच्छा लगा था कि यार इस पर काम करना चाहिए और ये इस पर काम करना बहुत ईजी है, उसका नाम है एंड नोट। अच्छा, एंड नोट X8 मैंने यूज़ किया और मुझे ये बहुत ज़्यादा रिलायबल और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा, क्योंकि मैं जब मैंने प्रपोज़ल लिखना स्टार्ट किया था अपना, तो उस वक़्त से लेकर मैंने अब तक के एंड थीसिस तक मैंने जितने पेपर्स पढ़े थे, मैंने अपनी एंड नोट की एक लाइब्रेरी बनाई थी और उसके अंदर वो सारे पेपर्स डाल दिए थे। इवन एट द एंड पॉइंट जब मुझे ये कहा गया कि अपने रिजल्ट्स पर भी कुछ 2-2 3-3 आप जो है रेफरेंसेस दें, तो एट दैट टाइम आई वाज नॉट कंफ्यूज बिकॉज आई वाज हैविंग अ लाइब्रेरी इन माय एंड नोट एंड आई जस्ट वेंट टू देयर एंड जस्ट pick at my all references and I just put there in my results. तो एंड नोट पर अगर आप काम कर रहे हो तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है कि आपकी सारी की सारी लाइब्रेरी मेंटेन्ड है, और आपको मतलब अगर आपने उसको अपना नाम देकर रखना है या उसके नाम के हिसाब से रखना है, या अगर आपको चाहिए होगा तो एंड नोट पर भी मैं एक वीडियो बना के दे दूँगी जिसमें आपको एंड नोट सारा का सारा डिटेल में मिल जाएगा। अच्छा, अब आगे बात कर लेते हैं कि जी थीसिस आपका होता है ऑलमोस्ट 70 टू 90 पेजेस का। ये इस पर आपके मतलब कोई कैद नहीं है, 90 टू 100 पेजेस भी आप ले सकते हो थीसिस लिखने के लिए, क्योंकि आपने ग्राफ्स देने हैं, आपने रेफरेंसेस देने हैं, आपने जो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं ये देने हैं, उसमें भी आपके काफ़ी सारे पेजेस निकल जाते हैं। फिर आपने अपेंडिक्स देने होते हैं, जो अपेंडिसेस आप एंड पे लगाते हो उसकी वजह से काफ़ी पेजेस निकल जाते हैं। जैसे मेरा थीसिस ऑलमोस्ट आई थिंक 80 पेजेस का था, लेकिन जब आप प्रेजेंटेशन की बात करोगे तो 80 पेजेस को आपने सम अप करना है 8 स्लाइड्स में। ठीक है, लाइक मेरा जो है वो 80 अगर पेजेस का था थीसिस, तो मेरे पास जो टोटल मैंने स्लाइड्स बनाई हुई हैं, मेरे इंट्रोडक्शन से, मेरे थैंक यू से, मेरी लिमिटेशंस को सब कुछ लेकर जो मेरी टोटल स्लाइड्स हैं वो 30 हैं, 29 है। ठीक है, 29 स्लाइड्स मेरी टोटल है। तो उन टोटल 29 स्लाइड्स में भी मैं बहुत सारी स्लाइड्स को जब मैंने डिफेंस दिया था तो उस वक्त मैंने स्किप कर दिया था। अच्छा, चलें अब बात कर लेते हैं ज़रा अपनी प्रेजेंटेशन के हवाले से। जब मैं प्रेजेंटेशन बताती हूँ तो स्किप कैसे किया वो मैं भी आपको साथ साथ बताती जाऊँगी, और साथ ही आप इस चीज़ पे हैरान होगे कि मतलब जो आपका लिटरेचर रिव्यू है वो आप इतना ज़्यादा शॉर्ट कैसे कर सकते हो। अच्छा, मैंने अपने काम को बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट किया था, एचईसी की तरफ से मेरा काम बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। स्पेशली मैंने अपने थीसिस में भी ऐसे ही किया था और कुछ मैंने इसमें भी किया था। अच्छा, अगर आप में से कोई चाहे कि मैं अपना थीसिस उसे शो करवा दूँ वर्ड फॉर्म में, मेरे पास सॉफ्ट में थीसिस मेरा पूरा पड़ा हुआ है, आई कैन शो यू। और फ़िलहाल हम बात करते हैं अपनी थीसिस पे प्रेजेंटेशन के ऊपर। अच्छा, मेरा टॉपिक क्या था? डेमोग्राफिक, सोशल एंड इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ हैप्पीनेस इन पंजाब, अ हाउस होल्ड बेस्ड एनालिसिस। अच्छा, अब इस पर जो है ये इंट्रोडक्शन था मेरा पूरा,
हैप्पीनेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट ह्यूमन राइट। इसका आपने अपना जो प्रेजेंटेशन है वो देनी कैसे? अच्छा, आपने इंट्रोडक्शन में सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन जो देना है, स्लाइड्स के हवाले से बात करो कि स्लाइड्स में आपने बहुत ज़्यादा ओवर राइटिंग नहीं करनी। इंट्रोडक्शन एक पेज की बजाय दूसरे पेज पे चला जाए, नॉट एन इशू, बट इंट्रोडक्शन जो है वो आप मतलब ओवर राइटिंग नहीं करोगे। मेरा इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट 7 पेजेस में था। 7 पेजेस का इंट्रोडक्शन था पूरा कंप्लीट मेरा, और 7 पेजेस का इंट्रोडक्शन सिर्फ इस एक पेज पे है स्लाइड में। गॉट इट? जो वर्ड के फॉर्म में मैंने 7 पेजेस में लिखा था, वो यहाँ स्लाइड के फॉर्म में मैंने सिर्फ एक पेज पे लिखा हुआ है। हैप्पी, अब ज़रा इसके इंट्रोडक्शन में आपको मतलब जो आएंगे ना एक्सटर्नल, वो आपको बहुत ज़्यादा बोलने का टाइम भी नहीं देते। आपसे इंट्रोडक्शन, आपका क्वेश्चन आंसर, आपका सब कुछ मिला के मैक्सिमम 12 से 15 मिनट आपको दिए जाते हैं, और उसमें आपने अपनी स्लाइड्स को सम अप करना है। अगर आपने स्लाइड्स बेबहा बना दी हैं तो इससे यूनिवर्सिटी का, डिपार्टमेंट का किसी भी बंदे का कुछ भी नहीं जाएगा। हाँ, ये है कि जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो बंदा आपको कहता जाएगा यार नेक्स्ट प्लीज़, नेक्स्ट प्लीज़, और आप नेक्स्ट पे चले जाओगे, आप अपने पॉइंट पर आ ही नहीं सकोगे, आप अपने पॉइंट्स को क्लियर कर ही नहीं सकोगे। तो अभी यहाँ पर बताती हूँ कि ये इंट्रोडक्शन है मेरा। मैंने पूरा इंट्रोडक्शन जो है वो उसको बहुत ही ज़्यादा सम अप करके बता दिया हुआ है कि हैप्पीनेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ह्यूमन राइट फॉर बोथ मैन एंड वुमेन. It is actually the well-being and satisfaction in life. Many studies explores the positive relationship between happiness and human development and the economic development. Happiness creates energy, enthusiasm, vitality, and dynamism. What makes human being creative. ये अजीज़ और अशरफ की एक स्टडी थी, उसके अंदर उन्होंने अपनी कंक्लूजन में ये जुमला कहा था, और ये मैंने उठा के अपने इंट्रो में दे दिया था. इनकम इज़ ओनली फैक्टर दैट कैन इफेक्ट हैप्पीनेस ऑफ एन इंडिविजुअल. ये मतलब हमारी एक परसेप्शन है कि हमारी जो इनकम है वही हमारी हैप्पीनेस को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है हमारी हैप्पीनेस के लिए, जबकि ऐसा नहीं है. वाइल it has been criticized by many philosophers in many studies. Earliest assumptions थी ये सारी की सारी. इंट्रोडक्शन हमारा यहाँ पर हो गया ख़त्म. अब मेरी जर्नी है हैप्पीनेस की. हैप्पीनेस कब से स्टार्ट हुई और कब तक चली और किस किस तरह से आई. मेरी जर्नी जो थी वो स्टार्ट हुई थी 1786 में, जिसमें जेरेमी बेंथम थे सबसे पहले जिन्होंने हैप्पीनेस पे काम किया था, और उन्होंने कहा था कि सम ऑफ प्लेजर्स और पेन्स, आपकी हैप्पीनेस जो एक्सप्लेन करती है वो आपका सम ऑफ प्लेजर्स और पेन्स है. ठीक है. अच्छा, उसके बाद आप आ जाओ, तो इसके बाद जो 86 तक के, ये 86 में ये काम स्टार्ट हुआ था, और तकरीबन समझ लें कि 100 ईयर्स तक यही काम चलता रहा. लाइक मिलेनियम इसने जो है वो मतलब सोचा कि ये हैप्पीनेस इज़ दिस. लेकिन 86 से लेकर मतलब 200 साल तक के यही स्टडी चलती रही कि हैप्पीनेस यही होता है. लेकिन फिर उसके बाद इस एरा में 1863 से 1963 के बीच में मिल और स्मिथ ने काम किया. ये दो अलग अलग स्कॉलर्स हैं. इन्होंने काम किया और कहा कि हैप्पीनेस एंड यूटिलिटी आर टू साइड्स ऑफ अ सिंगल कॉइन. आपकी यूटिलिटी यानी कि आपकी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी इज़ द अदर नेम ऑफ योर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. आपकी हैप्पीनेस आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एक्सप्लेन करती है. ठीक है. अभी ये जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो किसी भी चीज़ से हो सकता है. लाइक आपकी लेवल है सेटिस्फेक्शन की, यार आपने मतलब आप बाइक पे हो और आपका दिल है कि यार मुझे जो है ना एक मेहरान गाड़ी लेनी है. ओके, ऑल राइट. आपने तो 2 महीने के बाद आपने मेहरान गाड़ी ले लिया, आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अप हुआ. लाइक इट मीन्स कि यू आर हैप्पी. ठीक है. लेकिन कुछ टाइम के बाद आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चेंज होता है, आपकी हैप्पीनेस का लेवल चेंज हो जाता है. यही मेहरान आपको बहुत अजीब लगना शुरू हो जाती है जब आपको करोला नज़र आना शुरू हो जाती है, और आपकी इस सेटिस्फेक्शन की डिमांड बढ़ जाती है. तो खैर आगे बढ़ते हैं. 1974 में एक नया आ गया था, ईस्टरलिन आ गए थे. ईस्टरलिन साहब ने एक पैराडॉक्स दिया था, इकोनॉमिक्स ऑफ हैप्पीनेस के बारे में उन्होंने बात की थी, और उनका ये पैराडॉक्स है, ये आज दिन तक के भी एक्सप्लेन नहीं, मतलब वो क्लियर नहीं हो सका. ये अभी तक भी पैराडॉक्स ही है. 1989 के अंदर हेरी एंड वेयरिंग आए. उन्होंने सेट पॉइंट थ्योरी दी कि हर बंदे का एक सेट पॉइंट होता है. इन्होंने भी ऑलमोस्ट यूटिलिटी की ही बात की थी, या आप कह लो कि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन की बात की थी, कि एक बंदा अपनी ज़िंदगी में एक सेट पॉइंट को जो है क्या नाम है पॉइंट को सेट कर लेता है. वो उसकी ज़िंदगी का गोल होता है, उसने उस गोल को अचीव करना है. अगर तो वो उस गोल को अचीव कर लेता है तो इट्स मीन कि उसने वो हैप्पी है और उसने अपना हैप्पीनेस अचीव कर लिया. लेकिन अगर वो उस गोल को अचीव नहीं कर पाता तो वो अनहैप्पी कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी का गोल अचीव नहीं कर पाया. है.
ये भी मतलब एक वे ऑफ थिंकिंग हो सकती है। उसके बाद ये ईस्टरलिन ने ही दोबारा काम किया और उन्होंने कहा सोशल इवैल्यूएशन और हेडोनिक अडेप्शन है हैप्पीनेस। जो हमारी हैप्पीनेस मतलब हम ये कहते हैं ना कि लाइक ये जो हेडोनिक अडेप्शन है, मैं तो कहती हूँ कि पाकिस्तान में यही है जनाब। मतलब जब 4 औरतें बैठ के रो रही होंगी या 4 मर्द बैठ के रो रहे होंगे ना, हाय बहुत बुरा हो गया, जॉब भी चली गई, सैलरी भी चली गई, ये भी हो गया, वो भी हो गया, गाड़ियाँ ख़त्म, गाड़ी बिक गई, मैं तो रोड पर आ गया, तो हर बंदा ही अपने दुख बताना शुरू कर देता है कि यार मेरे साथ तो तुझसे भी ज़्यादा बुरा हो गया। लाइक मेरी गाड़ी तो क्या, मेरे तो घर भी बिक गया, मेरे तो मतलब बीवी भी छोड़ के चली गई, मेरे तो बच्चे भी मैके में रह रहे हैं, यार क्या बताऊँ मैं, मेरी तो बहुत बुरी हालत है। लाइक और इसी तरीके से अगर ख़वातीन बैठेंगी तो वो कहेंगी कि तुम्हें क्या पता, मैंने इतना महंगा ड्रेस लेकर, मारिया भी का ड्रेस लेकर मैंने टेलर को सिलने के लिए दिया और उस टेलर ने सत्यानाश कर दिया। वो कहेगी यार मारिया भी, तुम्हारा एक ड्रेस ख़राब हुआ, मेरे तो 4 ड्रेसेस ख़राब हो गए थे। लाइक ये हेडोनिक अडेप्शन है। लाइक किसी के साथ अगर बुरा हुआ है तो हम उसको और ज़्यादा बुरा करके, मतलब हम, तुम्हारे सर में दर्द है, हम तो मरने वाले हैं वाला हिसाब है। और अगर आपको पता लगेगा कि वो बंदी बड़ी खुश है अपने हस्बैंड के साथ, तो आप उसको 4 और बताती हैं कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें बर्थडे पे क्या दिया, कुछ नहीं दिया यार, मेरे हस्बैंड ने तो ये सब कुछ दिया था और मैं तुमसे भी ज़्यादा खुश हूँ। लाइक ये हेडोनिक अडेप्शन है कि अगर एक बंदा बहुत ज़्यादा खुश है तो हम उससे भी ज़्यादा खुश होकर दिखाएंगे, हम उससे भी ज़्यादा खुश होकर दिखाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं यार मेरा ये लेवल है, मतलब तुम बहुत अच्छी हो, नहीं यार तुम्हारा हस्बैंड बहुत अच्छा चल रहा है तुम्हें लेकर। हमने ये नहीं बात करनी होती, हमने कहना होता है कि नहीं यार तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिल रहा, जो मुझे मिल रहा है तुम तो जानती ही नहीं हो कि मैं तो किस जन्नत में रह रही हूँ। ये है हेडानिक अडॉप्शन। और मतलब अभी तक के, मतलब अभी जो हमने स्टडीज़ की उसमें भी हमें तकरीबन यही बात पता लगी है कि ऐसा ही है, पाकिस्तान के अंदर भी हेडानिक अडॉप्शन बहुत ज़्यादा है और हम इसी तरीके से अपनी हैप्पीनेस को लेकर चल रहे हैं। अच्छा, बात करते हैं मैंने हैप्पीनेस पे काम क्यों किया। मैंने स्टार्ट में बताया था कि ये सारी की सारी चीज़ें आपने अपनी थीसिस में डालनी होती हैं कि आपने हैप्पीनेस पे काम क्यों किया। भाई हैप्पीनेस पे काम करने का मतलब मेरा ये था कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे हैं जो क्या कहते हैं इसको, यहाँ पर शायद मैंने मेंशन नहीं किया हुआ, अलबत्ता मैं वैसे ही बता देती हूँ कि हमारे पास ना बहुत सारे ऐसे इंडेक्सेस हैं, इंडिसीज़ हैं, साथ में हमारे पास ऐसी बहुत सारी जो है रैंकिंग्स हैं जिसमें ना पाकिस्तान बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है। लाइक हमारी एजुकेशन पे, हमारी हेल्थ पे, हमारी ब्यूरोक्रेसी पे, हमारी जो गवर्नेंस है इस पे, और हमारी जो भी मतलब जितनी भी चीज़ें हैं ना, हम इस पे बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं। लेकिन भाई हैप्पीनेस पे हम जो है वो टॉप क्लास जा रहे हैं। लाइक चाइना, लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, इवन पूरे एशिया में मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री पाकिस्तान है जनाब। ठीक है। और ग्रेजुअली हम जो है ना वो इंक्रीज़ किए जा रहे हैं, दिन ब दिन हम बहुत खुश होते जा रहे हैं। लाइक ऑल्दो जबकि आप सोसाइटी से पूछो, किसी भी बंदे से पूछो, तो हर बंदे के पास रोने गाने के सिवा कुछ नहीं है, और उसके बावजूद भी हम इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा हैप्पी कंट्री हैं। 2016 में हम 92nd कंट्री थे, मतलब 92nd रैंक था हमारा। मैं ऊपर बताती चलूँ कि पाकिस्तान से सिक्योर्स 75th रैंक अमंग 150 कंट्रीज़। टोटल 150 कंट्रीज़ हैं जिनका हमने हैप्पीनेस इंडेक्स बनाया हुआ है, मतलब वर्ल्ड वाइड हैप्पीनेस इंडेक्स है ये, और इन्होंने बनाया हुआ है। और इस पे इन्होंने कहा है कि जनाब पाकिस्तान 75th कंट्री है ये, लाइक वी आर एट द मिडल ऑफ दिस रैंकिंग्स। और जनाब साउथ एशिया में, आप एशिया की बात करें तो पूरे एशिया में पाकिस्तान टॉप मोस्ट कंट्री है जो कि हैप्पी है। हमारे नीचे ही इंडिया भी है, हमारे नीचे ही चाइना भी है, हमारे नीचे ही बांग्लादेश भी है, और कोई भी कंट्री हमसे ज़्यादा हैप्पी नहीं है। हम बहुत खुश हैं जनाब। अच्छा जी, हमारी जो स्कोर था वो था 4.9901, और मेजरिंग स्केल 0 to 10 था। 0 मीन्स आप बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी, और 10 मीन्स आपसे ज़्यादा खुश कोई हो ही नहीं सकता। ठीक हो गया। ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड बनाया हुआ है इंडेक्स है, और ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है जो हर साल इशू होती है, और ये 2018 की है, क्योंकि मैंने 2018 में काम किया था। 2019 की रैंकिंग आ गई थी जब मैंने अपना थीसिस प्रेजेंट किया था, उस वक्त 2019 की रैंकिंग आ चुकी थी, बट मैंने उसे अकोमोडेट नहीं किया था, लेकिन मैंने अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर उसे भी मेंशन कर दिया था। ओके, 2016 में हम 92nd पे थे, और 17 पे हम 80 पे चले गए, 18 पे हम 75th पे चले गए, और 2019 पे माशाल्लाह माशाल्लाह हम 67 पर आ गए हैं, और 20 पे यकीनन पता नहीं हम कहाँ होंगे। खैर से, क्योंकि इस बार कोरोना आ चुका है, लॉकडाउन हो चुका है, शायद हमारी हैप्पीनेस थोड़ी सी कम हो गई हो ना। चाइना वाले शायद थोड़े ज़्यादा हैप्पी हो गए हो, क्योंकि उन लोगों ने जो है वो ज़्यादा जल्दी ओवरकम कर लिया था। लाइक हमारी हैप्पीनेस तो यार अल्लाह का शुक्र है, वाला हिसाब है, हमारी हैप्पीनेस का तो हमें पता ही कोई नहीं है। खैर से जनाब, आ जाएँ तो वुमेन हैप्पीनेस की बात करते हैं। अब अगर हम वुमेन हैप्पीनेस पे बात करें तो हमारे कहते हैं कि जी अगर वुमेन हैप्पी होगी तो वो ज़्यादा एक्टिव होगी, एनर्जेटिक होगी और क्रिएटिव होगी। यस, दिस इज़ गुड। और होता भी ऐसे ही है, जो खुश है, जो मतलब आज़ाद है, जो अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है, वो एक्टिव भी, एनर्जेटिक भी और क्रिएटिव भी है। जब आप बकरी बनाकर उसको घर के अंदर बंद करके रख देते हैं तो ऑब्वियसली शी लुक्स नॉट एनर्जेटिक, नॉट एन एक्टिव और नॉट अ क्रिएटिव पार्ट ऑफ दिस इकॉनमी।
वेल हैप्पी women रेज हैप्पी किड्स एंड हैप्पी चिल्ड्रन विल क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड, यू नो। ये एक हमारा जो है कोड भी है कि एक मतलब एक पढ़ी लिखी खातून जैसे एक बहुत अच्छी सोसाइटी को लेकर चल सकती है, वैसे ही एक पढ़ी लिखी माँ जो है वो एक बहुत अच्छी जनरेशन को चला सकती है। खैर से इन पाकिस्तान अ लॉट ऑफ प्रोफेशंस आर मेल डोमिनेंट, ये सबको पता है जी पाकिस्तान के अंदर क्या सिचुएशन है। दिस अंडर डोमिनेंसी मेक्स फीमेल लेस सेटिस्फाइड इन ए सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट। ऐसी बात की थी मुसिकांस्की ने, ये पाकिस्तान की नहीं थी और ये बाहर की थी। उन्होंने पाकिस्तान की स्टडीज़ लेकर ये अपना एक रिजल्ट दिया था 2014 के अंदर। द होल सोसाइटी गेट्स बेटर ऑफ बाय यूटिलाइजिंग द एबिलिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ वमेन इज सोशली एज वेल एज इकनॉमिकली। ये अवान साहब ने काम किया था 2016 में, वो महजबीन और जबीन और अवान ये साथ ही मिलकर इन्होंने काम किया हुआ है। खैर से रिसर्च ऑब्जेक्टिव मेरे क्या थे? टू कैलकुलेट द हाउस होल्ड बेस्ड वुमेन हैप्पीनेस इंडेक्स फॉर पंजाब, to investigate the demographic, social, and economic determinants of women happiness in house at the household level, and the recommendation of the relevant policies, solutions, and the policy make to the policy makers. Okay. इस स्टडीज़ की नीड क्या थी और इस स्टडीज़ की सिग्निफिकेंस क्या है? पाकिस्तान इज़ द 6th मोस्ट कंट्री, पॉपुलस कंट्री है पूरी दुनिया के अंदर। ये सेंसस जो 17 के अंदर हमारा हेल्ड हुआ उसके मुताबिक हमने बात की है। अच्छा, मेजरमेंट ऑफ हैप्पीनेस इंडेक्स फॉर वमेन, मेरा जो मेन काम था वो ये था कि मैं वमेन का हैप्पीनेस इंडेक्स कैलकुलेट कर सकूँ। टू ड्राफ्ट द फोकस पॉलिसीज for the policy makers to accelerate the household level well-being instead of relying on unanimous programs for all the regions. Getting? अच्छा, लिविंग अरेंजमेंट जो है वो सोशल स्टेटस एंड परसीव्ड फ्रीडम में हैव अ पावरफुल इफेक्ट ऑन वुमेन सेटिस्फेक्शन विद लाइफ। ये वसीम एंड जबीन का काम है, 2019 में इन्होंने काम किया था। खैर से मेरा क्या है जनाब? हैप्पीनेस मेरी 3 चीज़ों पर डिपेंड करेगी। ये मेरी डायमेंशंस हैं हैप्पीनेस की। ये 3 मेरी हैप्पीनेस की डायमेंशंस हैं कि सोशली और इकनॉमिकली और ग्राफिकली जो है वो हैप्पीनेस इफ़ेक्ट हो सकती है। ये मेरा आ गया जनाब फैक्टर्स हैं जो हैप्पीनेस, वमेन हैप्पीनेस को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम बोथ कंट्रीज़ हैं इसके अंदर, और मुस्लिम और नॉन मुस्लिम बोथ स्कॉलर्स हैं इसके अंदर जिन्होंने काम किया हुआ है वुमेन हैप्पीनेस के ऊपर वर्ल्ड वाइड। ये फैक्टर्स हैं जो इसे इफ़ेक्ट कर सकते हैं, ये टोटल फैक्टर्स हैं। इसके बाद मेरी रिसर्च मैथडोलॉजी क्या है? मैंने मल्टीपल क्लस्टर इंडिकेटर्स सर्वे मिक्स का डाटा मैंने उठाया है जो कि यूनिसेफ ने डेवलप किया हुआ है। 5th ग्लोबल राउंड था जिसमें मैंने ये डाटा लिया, जिस डाटा की मैंने बात की स्टार्टिंग में भी, वो 5th ग्लोबल राउंड था। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने और मल्टीपल क्लस्टर दोनों ने मिलकर ये सर्वे किया था, और ये हाउस होल्ड बेस्ड है। इसका मतलब है कि हर घर से ये डेटा लिया गया है। दी OLS रेग्रेशन अप्लाई की मैंने इसके ऊपर, दी OLS रेग्रेशन एनालिसिस इस पर अप्लाई हुई थी और फिर हमारे रिजल्ट्स निकले थे। अच्छा, आगे आ जाते हैं। OLS रेग्रेशन किन लोगों ने रन की? वो ये सारे के सारे लोग हैं जिन लोगों ने OLS रेग्रेशन रन की। उसके बाद ये है मेरा डाटा एंड सैम्पलिंग पूरा पाकिस्तान में। इस वक्त 2.212 मिलियन पॉपुलेशन मौजूद है, जिसमें से 110 मिलियन पॉपुलेशन सिर्फ पंजाब की है। लाइक यू आर हैविंग मोर देन हाफ ऑफ पॉपुलेशन इन पंजाब। दिस इज़ द मेन रीज़न मैंने यहाँ पर काम किया। ओके, अब उसके बाद जो टोटल फीमेल्स हैं, ये 110 मिलियन में से जो टोटल फीमेल थी वो 5 करोड़ थी, ऑलमोस्ट 5 करोड़ 46,759 फीमेल थी, जो कि ऑलमोस्ट 42% थी टोटल पॉपुलेशन। पंजाब की बात कर रही हूँ, टोटल पॉपुलेशन का 42% बनती थी। और इनमें से जो हमारे, क्योंकि मेरी जो लिमिटेशन थी और इवन के मिक्स के डेटा में जो लिमिटेशन है ना, वो ये है कि इन्होंने डेटा सिर्फ और सिर्फ 19 से 24 ईयर्स ओल्ड तक की ख़वातीन का लिया हुआ है। ठीक है, तो जो हमारे रिस्पोंडेंट एरियाज़ बने थे वो 38,000 पीपल के बने थे। और अब आ जाते हैं यहाँ पर मॉडल स्पेसिफिकेशन। ये मेरा मॉडल है, और ये मॉडल, इसी तरह का मॉडल जो है वो डाउनसन ने यूज़ किया था 2019 में। उसके बाद हजदू ने 2014 में, और महमूद और सवादा ने 2015 में ऐसा ही सेम मॉडल यूज़ किया था। और मैंने उसमें थोड़ी सी चेंजेस करके अपने मॉडल्स उसके अपने वेरिएबल्स उसके अंदर डालकर मैंने अपना ये मॉडल क्रिएट किया था।
अच्छा, अब यहाँ पर मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि ये मॉडल क्या है, किस-किस ने मतलब मेरे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हैं और इसको किस-किस ने कैसे-कैसे यूज़ किया, इसकी इतनी डिटेल मेरा ख़्याल है देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं मॉडल में वैसे आपको बता देती हूँ, ये जो WHI आपको नज़र आ रहा है, दिस WHI इज़ वुमेन हैप्पीनेस इंडेक्स है, ये अल्फ़ा हमारा सारा आपको पता ही है सब चीज़ों का। ये हमारी इकोनॉमिक वेरिएबल, ये हमारा क्या है, क्या नाम है, चलें आगे बढ़ते हैं खैर से। ये हमारा WHI वुमेन हैप्पीनेस इंडेक्स आ गया। EF जो इसके अंदर यूज़ किया हुआ है इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर जो हम यूज़ कर रहे हैं हाउस होल्ड वो हाउस होल्ड कंडीशंस हैं। हाउस होल्ड कंडीशन को मैंने फर्दर एक मतलब ये हमने सारा का सारा काम स्टार्टअप पे करके हमने अपने हिसाब से कुछ वेरिएबल्स बनाए थे। कुछ वेरिएबल्स तो हमें वहाँ पर एज इट इज़ मिल गए थे, बट कुछ वेरिएबल्स को बनाना पड़ा था और वो मैंने स्टार्टअप में बनाया था। अच्छा, मैंने जो है वो SPSS बहुत थोड़ा सा यूज़ किया था अपनी मेथोडोलॉजी के अंदर और स्टाटा बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। हाँ, अगर आप में से किसी को स्टाटा में कोई प्रॉब्लम है और स्टाटा सीखना चाहते हो तो आप भी मुझे अपना जो है मतलब क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। आई विल वर्क विद स्टाटा एंड आई विल लेट यू नो हाउ टू वर्क इन स्टाटा। इट इज़ वेरी सिंपल सॉफ्टवेयर, यू कैन वर्क विद इट। ओके, उसके बाद जो ONSP आपने देखा वो ऑनरशिप थी। फिर SF सोशल फैक्टर्स हैं, उसमें सोशल फैक्टर्स में एजुकेशन है, एजुकेशन आ गई, हाउस होल्ड की एजुकेशन है। उसके बाद एक्सेस टू क्लीन वाटर है। फिर डेमोग्राफी फैक्टर्स आ जाते हैं जिसके अंदर हाउस होल्ड पॉपुलेशन है, फीमेल रेशो है, मेल टू फीमेल रेशो है और फिर उसके बाद लोकेलिटी है। अच्छा, मेरे रिजल्ट जो थे वो बड़े मज़े के थे, वो मैं आपसे आगे डिस्कस करती हूँ। यहाँ पर हमने जो है वो हैप्पीनेस इंडेक्स को मेजर किया है। वुमेन हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो फैमिली, फ्रेंड, एनवायरनमेंट, हेल्थ, अपीयरेंस एंड लिविंग स्टैंडर्ड, इन सबको मिलाकर बनाया गया है कि वुमेन की हैप्पीनेस क्या है, उसकी फैमिली अच्छी है, उसकी फैमिली सपोर्टिव है, उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा केयरिंग है, तो वुमेन की हैप्पीनेस कैसी होगी। उसके फ्रेंड्स अच्छे हैं, उसके फ्रेंड्स गैदरिंग अच्छी है, उसका सोशल सर्किल है, वो फ्रेंड्स में उठती बैठती है, उसके साथ बात करने के लिए, शेयर करने के लिए लोग मौजूद हैं, तो फिर उस वुमेन की हैप्पीनेस का लेवल क्या होता है। एनवायरनमेंट उसको कैसा मिल रहा है, उसके लिए एक मतलब बहुत ही ज़्यादा पोलाइट एनवायरनमेंट उसके लिए मौजूद है, तो फिर उस वुमेन की हैप्पीनेस कैसी है। हेल्थ है अच्छी तो फिर वो कैसी है। अपीयरेंस उसकी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, तो फिर वो कैसी है। और उसका लिविंग स्टैंडर्ड उसके मुताबिक है, तो फिर उसकी हैप्पीनेस कैसी है। इन सब को मैयर करते हुए हमने एक वुमेन का हैप्पीनेस इंडेक्स को मैयर किया, ठीक है। उसके बाद हमने वुमेन हैप्पीनेस इंडेक्स को क्रॉसपॉन्ड किया था अपने सारे डिपेंडेंट वेरिएबल के इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ। हैप्पीनेस हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था और बाकी सब हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे। अब यहाँ पर जो मैंने ये बनाया उसमें मैंने ये कहा कि ये लिकर्ट स्केल यूज़ किया मैंने मेजरमेंट के लिए। लिकर्ट टाइप स्केल यूज़ हुआ। लिकर्ट टाइप स्केल में लाइक 1 वॉज वेरी अनहैप्पी एंड 5 वॉज 1 to 5 तक की मेरी मेजरमेंट थी। जो स्केल का काउंट था वो 1 to 5 था। 1 मीन्स बहुत ही ज़्यादा खुश, बहुत ही ज़्यादा नाखुश हैं, और 5 मीन्स था कि बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। जबकि बीच पे जो था ना वो मतलब 50-50 था। ये मेरा रिज़ल्ट है जनाब, ये मेरा रिजल्ट एंड डिस्कशन है। ये वुमेन हैप्पीनेस नज़र आ रही है। राजनपुर में सबसे ज़्यादा कम थी पंजाब के पूरे उसमें, मतलब सारे डिस्ट्रिक्ट 36 डिस्ट्रिक्ट्स थे। 36 डिस्ट्रिक्ट्स का ये डाटा लिया हुआ है हमने। 36 डिस्ट्रिक्ट्स के आपके सामने हैप्पीनेस इंडेक्स है कि जनाब लाहौर में सबसे ज़्यादा खुश ख़वातीन पाई जाती हैं। इसका मतलब है कि लाहौर में लोग बहुत खुश रह रहे हैं जनाब। रावलपिंडी शिंडी सब पीछे रह गए हैं। गुजरांवाला गुजरात जितनी सिटीज़ हैं ये सब पीछे रह गई हैं जनाब इस वक्त। लाहौर, लाहौर के बाद गुजरात और गुजरात के बाद सियालकोट और सियालकोट के भी बाद आ जाता है रावलपिंडी। इट्स मीन के लाहौर जो है वो सबसे ज़्यादा खुश है और राजनपुर इतना ज़्यादा खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है राजनपुर। लेकिन बिल्कुल भी खुश नहीं कह सकते हो आप, 50-50 कह सकते हो कि 50-50 लोग खुश हैं यहाँ पर, 50% खुश नहीं है। अब अगर इसे हम रूरल अर्बन में डिस्क्रिमिनेट कर लें, अगर हम इसको रूरल अर्बन के हिसाब से देखें तो पता लगता है कि जनाब रूरल एरियाज़ में लोग इतने खुश नहीं हैं, वाइल अर्बन एरियाज़ की ख़वातीन बहुत खुश नज़र आएंगी। ओके, समरी एंड डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में आ जाते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है वुमेन हैप्पीनेस इंडेक्स। इसको अगर एक्सप्लेन करने की तो मेरा ख़्याल है ज़रूरत नहीं है। ये इंडेक्स हमारा हर वेरिएबल के साथ बनाया हुआ है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन और इसका मीन, मीडियन और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ और ऑब्जर्वेशंस कितनी कितनी थी, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। वेल, इसके रिज़ल्ट्स पे आ जाते हैं। ये इसके हमारे रिज़ल्ट्स हैं जो हमने स्टाटा के थ्रू निकाले हुए हैं।
यहाँ पर हम इसको छोड़ देते हैं और यहाँ पर हमारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं। वेल सब कुछ छोड़ देते हैं, जितने भी हमारे वेरिएबल्स थे वो सारे के सारे पॉजिटिवली रिलेटेड थे हमारी हैप्पीनेस के साथ, कि वो बढ़ेंगे। मतलब यहाँ पर मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि पॉजिटिव रिलेशन का क्या मतलब होता है कि जब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, और अगर एक चीज़ नहीं बढ़ रही है और दूसरी चीज़ बढ़ रही है तो इट मीन्स कि यहाँ पर नेगेटिव रिलेशनशिप है। जैसे कि हमारी लॉ ऑफ डिमांड के अंदर है, प्राइसेस बढ़ेंगी तो डिमांड गिरेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस गिरेंगी। इसी तरीके से यहाँ पर हमने बताया कि यहाँ पर सारे के सारे ही वेरिएबल्स पॉजिटिव थे। दो वेरिएबल्स पॉजिटिव नहीं थे, वो कौन से थे? एक तो एक्सेस टू क्लीन वाटर था कि अगर ख़वातीन को घर में अपनी फैमिली को पिलाने के लिए, अपने बच्चों को पिलाने के लिए, अपने खामंद को पिलाने के लिए साफ़ क्लीन वाटर नहीं मिलता, अवेलेबिलिटी नहीं होती और उसको कहीं और से अवेलेबल करना पड़ता है, जो कि शहरों में तो ऐसा नहीं है, इसलिए वहाँ की ख़वातीन बड़ी खुश हैं। लेकिन गाँव में ऐसा होता है कि ख़वातीन को घड़े भर भर के लाने पड़ते हैं अपने शौहरों और बच्चों को पिलाने के लिए। शौहरों नहीं, सिर्फ एक शौहर और बहुत सारे बच्चों को पिलाने के लिए। ओके, बट शहर में ऐसा नहीं होता। शहर में एक कॉल पर हमारी ओस्लो और मिनरल वाटर की बॉटल्स घर पर आ जाती हैं, तो इस वजह से शहर की ख़वातीन बड़ी खुश हैं, उनको इस तरह का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़, हमारे शहरों में जो जिस चीज़ की प्रॉब्लम है और गांव में भी ऑल दो देखी गई है कि हमारी ख़वातीन घर में मेल की तादाद बढ़ने से नाखुश हो जाती हैं। भाई, मेल टू फीमेल रेशियो जो था ना, ये हमारा जो है वो नेगेटिवली रिलेटेड था हमारी हैप्पीनेस के साथ। भाई, घर में जितने ज़्यादा मर्द हजरात होंगे, ख़वातीन उतनी ही नाखुश होंगी। अब आप लोग ये खुद सोच लें कि ऐसा क्यों होगा। अच्छा, ये मेरी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन वो इम्प्लीकेशंस थी कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जिससे हम वुमेन को एम्पावर कर सकें। घर में मर्द हजरात ज़्यादा होने के बावजूद भी वुमेन एम्पावर होगी तो उसकी हैप्पीनेस उतनी ही ज़्यादा होगी। सोचो सोचो सोचो। Strong policies formulation in rural areas of Pakistan to achieve the right direction towards the basic necessities of life such as clean water accessibility, इसकी बात मैं कर चुकी। Okay, develop an environment where women can get skills to strengthen their economic condition and enable them to be an active part of the economy। तो यहाँ पर वो यही बात कर रहे हैं कि जनाब ऐसा इन्वायरमेंट हमें बनाना पड़ेगा जहाँ पर ख़वातीन को हम इतनी अच्छी स्किल्स दे सकें, स्ट्रेंथ दे सकें। ख़वातीन के लिए ऐसा इन्वायरमेंट हो कि वो जो है किसी भी चीज़ को खातिर में ना लाते हुए अपने आप को करियर ओरिएंटेड कर लें और करियर पर फोकस कर सकें और अपने आप को किसी भी मार्केट एक्टिविटी के अंदर डालकर इकानमी के अंदर एक एक्टिव पार्ट बन सकें। वे फॉरवर्ड्स यही हैं कि जो मैंने आपको बताए थे कि मैंने सिर्फ पंजाब पे काम किया है, आप पूरे पाकिस्तान पे काम करें जनाब। बलूचिस्तान, सिंध, के गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, किसी भी रीजन पे काम करें। प्लस मैंने सिर्फ वुमेन पे काम किया, आप मेल पे भी काम करें, वो भी हमारी इकोनॉमी का ही हिस्सा है जनाब, तो मेल पर भी काम करें। और फिर दूसरी तरफ ये है कि आप मेल और फीमेल एक साथ काम कर सकते हो। आप मेल पर सिर्फ काम कर सकते हो, आप पूरे पाकिस्तान पे काम कर सकते हो, आप किसी स्पेसिफिक एरिया पे काम कर सकते हो। फिर साथ ही मैंने स्टार्ट में बात की कि हमारे पास जो डाटा मौजूद था, जो मैंने यूज़ किया, यूनिसेफ का मिक्स का डाटा जो मैंने यूज़ किया, उसमें उन्होंने एज रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी। 19 to 24 एज गैप किया हुआ था, उन्होंने एज ग्रुप किया हुआ था। ठीक है, अगर आप किसी और को देखते हो, किसी और रिसोर्स को देखते हो जहाँ पर आपके पास 24 से अबव एज का भी डाटा मौजूद है, तो आप सेम काम भी उस डाटा के साथ कर सकते हैं। मेरा ख़्याल है बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हुई होंगी कि हमने ये मेरी लास्ट स्लाइड थी। इसके बाद मेरी कोई स्लाइड नहीं है और इस स्लाइड पर काम करने से मतलब आपको पता लग गया होगा कि प्रेजेंटेशन आपने कैसे देनी है अपनी एमफिल की, और इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हाँ, जितने ज़्यादा कंफ्यूज होगे, जितने ज़्यादा लैग करोगे, जितना ज़्यादा अपना कॉन्फिडेंस शफल करोगे, अपना कॉन्फिडेंस डाउन करोगे, उतना ही ज़्यादा अगले को चांस मिलता है आपसे क्वेश्चन पूछने का। वो आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं, आप घबराते हैं, तो फिर आप पकड़े जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा थीसिस में 100% CGPA मुझे मिला, A+ ग्रेड मुझे मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहीं पर भी लैग नहीं किया था, तो अच्छे तरीके से गुजर गया था। और अगर हाँ, मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको थीसिस चाहिए, अगर आपको प्रपोजल की प्रेजेंटेशन वगैरह के बारे में जानना है, तो वो भी मैं आपको दे सकती हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, 33 मिनट्स की। पता नहीं कौन देखेगा ये वीडियो 33 मिनट्स की, जो भी देखेगा उसको मेरा बहुत बहुत शुक्रिया होगा। इस वीडियो के साथ यहीं पर मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। किसी भी चीज़ पे किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, तो मुझे ज़रूर बताइए। अपना बहुत सारा रखेंगे ख्याल। खुदा हाफिज़।